हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरोलाइन एज को। कैरोलाइन एज नाम पड़ा है किंग चार्ल्स फर्स्ट के नाम कोरोलैनस, जिसको लैटिन में कैरोलस कहा जाता है। तो कैरोलस से कैरोलाइन एज बना हुआ है। और इस एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट राज कर रहे थे, राजा थे। और किंग चार्ल्स फर्स्ट कौन थे? किंग चार्ल्स फर्स्ट थे स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड के जो राजा थे पहले, किंग जेम्स फर्स्ट, उनके वो बेटे थे। और उनकी माँ का नाम था एन ऑफ डेनमार्क, वो डेनमार्क की थी। अब यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट का डिस्कस करते हैं। चार्ल्स फर्स्ट का एज है तो चार्ल्स फर्स्ट का जो जन्म है वो 19 नवंबर 1600 में हुआ था स्कॉटलैंड में। और उनकी मौत हुई थी 30 जनवरी 1649 लंदन में। और वो पहले किंग थे, पहले राजा थे जिनको बेहेड किया गया था, जिनका सर धड़ से अलग किया गया था पूरे पब्लिक के सामने, पूरी जनता के सामने। तो अब क्या कंडीशंस थे जिसके लिए ऐसा हुआ, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सेलेंट उनका जो बिहेवियर था, बहुत ही कोर्टियस मैनर्स के थे, उनके में कोई दोष नहीं था और बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। लेकिन क्या कंडीशन हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, हम डिस्कस करेंगे। तो किंग जेम्स फर्स्ट के वो बेटे थे और किंग जेम्स फर्स्ट डिवाइन राइट्स थ्योरी पे बिलीव करते थे। किंग के डिवाइन राइट्स थ्योरी पे बिलीव करते थे कि राजा जो है वो भगवान का दूत है और वो सिर्फ भगवान के लिए उत्तरदायी है, भगवान को ही जवाब दे सकता है, बाकी कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ऐसे थ्योरी पे बिलीव करते थे। तो उन्हीं के बेटे थे वो। और चार्ल्स फर्स्ट को बचपन से यही सिखाया गया था कि जो किंग है वो भगवान का दूत है, भगवान के बाद उसी का ही नंबर है, इस तरह से। लेकिन किंग जेम्स जो थे थोड़े श्रीउड थे, थोड़े से मैनिपुलेटिव थे, तो उन्होंने अच्छे से राजकाज कर लिया। लेकिन इस सिचुएशन को, यहाँ इंग्लैंड का जो सिचुएशन, जहाँ की पार्लियामेंट धीरे धीरे हावी हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो रही थी, उस कंडीशन को वो ठीक से कर नहीं पाए और उनका मतलब स्ट्रगल चलता रहा पार्लियामेंट के साथ और अंतिम में उनका बिहेडिंग हो गया। तो चार्ल्स फर्स्ट जब पैदा हुए थे 1600 में, तो वो एकदम सीकली बच्चे थे, एकदम बीमार बच्चे थे। और जब 1603 में किंग जेम्स का कोरोनेशन हुआ था, जब उनको मुकुट पहनाया गया था इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड स्कॉटलैंड के राजा तो पहले से ही थे किंग जेम्स फर्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं। तो जब वो इंग्लैंड के राजा हुए तो पूरी की पूरी फैमिली कोरोनेशन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड आई। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट को वहीं छोड़ दिया गया स्कॉटलैंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे वो। और फिर ऐसा माना जाता था कि किंग चार्ल्स फर्स्ट है वो ज़्यादा जर्नी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फिर बाद में वो इंग्लैंड आए, अपने फैमिली से मिले। और किंग जेम्स फर्स्ट का जो पहला बेटा था उसका नाम था हेनरी फ्रेडरिक। हेनरी फ्रेडरिक उनका पहला बेटा था, देखिए। लेकिन क्या होता है कि एक अचानक से फीवर आता है हेनरी फ्रेडरिक को, पहले बच्चे को, और 12 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। तो हेनरी फ्रेडरिक के डेथ के बाद ये निश्चित हो गया था कि उनका जो दूसरे नंबर का बेटा है चार्ल्स फर्स्ट जो है, वही इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का किंग बनेगा। क्योंकि उस समय स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, और जो भी राजा होता था तीनों देशों का राजा होता था। और जॉर्ज विलियर्स नाम का एक आदमी था जो कि अर्ल ऑफ बकिंगम था, ड्यूक ऑफ बकिंगम था। और वो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। और ये चार्ल्स फर्स्ट का एडवाइज़र था। इसके पहले वो किंग जेम्स का एडवाइज़र था, बहुत ही पक्का दोस्त था किंग जेम्स फर्स्ट का और चार्ल्स फर्स्ट का भी। और ये चार्ल्स फर्स्ट की पिक्चर है। तो क्या हुआ कि पहले जो चार्ल्स फर्स्ट थे बहुत ही कम बात करते थे, उनको रिकेट्स नाम की बीमारी भी थी, तो उनके पैर मुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा हकलाते थे, स्टैमर करते थे, बहुत ही छोटे हाइट के थे। और उनका जो हाइट है उसका पूरा रिकॉर्ड भी है कि इंग्लैंड के सबसे छोटे किंग के नाम से उनका रिकॉर्ड भी इसमें दर्ज है।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, साइलेंट रहते थे, साइलेंटली ऑब्ज़र्व करते थे, बहुत ज़्यादा लोनली चाइल्ड थे और आम आदमियों से वो घुलते-मिलते नहीं थे। तो ये जो जॉर्ज विलियर्स थे जो कि जेम्स फर्स्ट के दोस्त थे और क्लोज़ेस्ट एडवाइज़र थे, तो उन्होंने इनको पूरा उनका जो पर्सनैलिटी को चेंज किया और धीरे-धीरे थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट हुए, लोगों से घुलना-मिलना शुरू किए, अपने स्टैमरिंग्स को उन्होंने पार पाया और अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया उन्होंने। तो फिर जॉर्ज विलियर्स जो थे, धीरे-धीरे जब उनका पूरा कब्ज़ा है, उनका जो प्रभुत्व है, पहले जेम्स फर्स्ट पे था, फिर चार्ल्स फर्स्ट पे भी हो गया, जब स्पेशली जब वो चार्ल्स फर्स्ट किंग बने इंग्लैंड के और तो उनके वो एडवाइज़र बन गए थे। तो जब जेम्स फर्स्ट ज़िंदा थे, तो उस समय स्पेन के साथ स्ट्रगल चल रही थी इंग्लैंड की और जेम्स फर्स्ट चाहते थे कि जो चार्ल्स फर्स्ट है, वो स्पेन की जो प्रिंसेस है, स्पेन की जो राजकुमारी है, उनसे शादी कर ले। क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इंग्लैंड इसको हरा नहीं पा रहा था, तो उसको शादी के बंधन में बंधाकर क्या स्पेन को एक तरह से वो हासिल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि मेरा जो लड़का है चार्ल्स फर्स्ट, वो शादी करेगा स्पेन के प्रिंसेस से, तो सबको सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, स्पेन के साथ जो स्ट्रगल है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो जैसे कि एमपी होते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो पार्लियामेंटेरियन थे वहाँ उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन थे ज़्यादातर उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का प्रभुत्व नहीं था बल्कि प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभुत्व था। तो और स्पेन का जो रिलीजन था, धर्म था, वो कैथोलिक था। स्पेन की प्रिंसेस थी, वो भी कैथोलिक थी। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई कैथोलिक प्रिंसेस इंग्लैंड में आए क्योंकि अगर प्रिंसेस कैथोलिक रहेगी, अगर रानी ही कैथोलिक रहेगी, तो उनका बेटा भी कैथोलिक होगा और फिर से कैथोलिसिज्म का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा इंग्लैंड में। और ब्लडी मैरी का जो शासनकाल में वो बहुत ही डरे हुए थे कि कैसे अत्याचार हो रहे थे प्रोटेस्टेंट के ऊपर कैथोलिक के द्वारा, तो इसलिए वजह से वो लोग सख्त खिलाफ थे। लेकिन चूँकि जेम्स फर्स्ट डिवाइन राइट्स थ्योरी ऑफ किंग को मानते थे और सोचते थे कि किंग को कोई नहीं रोक सकता, और वैसे ही चार्ल्स फर्स्ट भी थे, तो वो चले गए चार्ल्स फर्स्ट और उनका जो सलाहकार था ड्यूक ऑफ बकिंघम चले गए स्पेन लड़की का हाथ मांगने, प्रिंसेस का हाथ मांगने। तो वहाँ पर जो राजा थे, स्पेन के जो राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी की शादी तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कैथोलिक बनना होगा, बोले चार्ल्स फर्स्ट को, और इसके अलावा कैथोलिसिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इंग्लैंड में और कैथोलिक्स को बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो इस बात से चार्ल्स फर्स्ट राजी नहीं हुए और इसी दौरान क्या हुआ कि ड्यूक ऑफ बकिंघम जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते थे, बहुत ज़्यादा प्राउड किस्म के थे, तो उनका झगड़ा हो गया वहाँ के मिनिस्टर से। फिर जब वो इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड के लोग बहुत खुश थे कि अल्टीमेटली चार्ल्स फर्स्ट ने शादी नहीं की कैथोलिक क्वीन से। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जो ड्यूक ऑफ बकिंघम जेम्स फर्स्ट के तो पक्के दोस्त थे, तो उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया कि स्पेन पे आप वार करिए, स्पेन के को मजा चखाइए। और इसी पुशिंग में जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो भी शामिल हो गए। वो भी कहने लगे कि हाँ पापा आप वार करिए, स्पेन के साथ वार करिए। तो जेम्स फर्स्ट ने 1624 को स्पेन के साथ वार डिक्लेयर कर दिया। तो जब डिक्लेयर कर दिया वार, तो 1625 में एक साल ही बाद किंग जेम्स फर्स्ट ख़त्म हो गए, उनकी मौत हो गई। और 1625 में जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनका कोरोनेशन हो गया, वो इंग्लैंड के किंग बन गए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के 27 मार्च 1625 आप स्क्रीन में देखिए। फिर एक साल बाद ही उन्होंने 15 साल की हेनरिटा मारिया से शादी की। हेनरिटा मारिया जो फ्रांस के किंग थे उनकी बहन थी और ये 15 इयर्स की थी और ये कैथोलिक धर्म को मानती थी। तो अगेन वैसा ही सिचुएशन आ गया जैसा कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं चाहता था, इंग्लैंड के लोग नहीं चाहते थे कि कोई कैथोलिक क्वीन आए, लेकिन आ गई। तो उन लोग शुरुआती दिनों में ही एक तरह से कहना चाहिए चार्ल्स फर्स्ट ने नाराज़ कर दिया इंग्लैंड के लोगों को और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और इस तरह से
तो स्ट्रगल चलता रहा हमेशा पार्लियामेंट के और इसके में स्ट्रगल चलता रहा चार्ल्स फर्स्ट, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट एक किंग के डिवाइन राइट्स थ्योरी को मानते थे, किसी की नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे। और तो इस तरह कैरोलाइन एज में बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेंशन होने लगे, सोशल टेंशन होने लगे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे राजा के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। अब यहाँ पर दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप था जो राजा को सपोर्ट करता था, जो कि रॉयलिस्ट कहलाता था, जो कि कैवलियर्स कहलाता था, क्योंकि हमेशा घोड़े में रहते थे इन लोग। और इस ग्रुप में शामिल थे राजा थे, चर्च के लोग भी इनको साथ दे रहे थे, और रूरल एरिया में ये जो ग्रुप था पॉपुलर था। दूसरा ग्रुप था, उसे राउंड हेड भी कहा जाता था, प्यूरिटन्स भी कहा जाता था। राउंड हेड इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये क्लीन शेव थे, अपना इनका बाल मतलब कटे रहता था। और ये प्यूरिटन्स थे, कहीं कहीं में कहीं पर भी एक्सट्रीमिस्ट भी थे ये। और ये जो ग्रुप था, पार्लियामेंटरीज का ग्रुप था, इन्हीं के ऊपर पूरे इंग्लैंड का जो मनी पे कब्जा था। जो इंग्लैंड ने जो कॉलोनी बसा रखी थी, जो उपनिवेश बसा रखे थे, वहाँ से जो पैसा आता था इन्हीं के कब्जे में था। और जो बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनी थी, बिजनेसमैन थे, ये सारा का जो सारा पैसा था इन्हीं के पास ही आता था। और लोगों से अगर टैक्स भी वसूल करना है कॉमन मैन से, तो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही वसूल किया जा सकता था। इनफैक्ट कहना चाहिए तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल इन्हीं के हाथ में था। और पैसे से तो इम्पोर्टेंट तो कुछ होता नहीं है। तो चार्ल्स फर्स्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होके भी पावरलेस हो गए थे इनके सामने। तो इस तरह से संघर्ष चलते रहा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। और चार्ल्स फर्स्ट हेट करते थे पार्लियामेंट को, और वो अपने ही हिसाब से पूरी सत्ता चलाना चाहते थे, इंग्लैंड की इनकी बातों को नहीं मानना चाहते थे। तो बार बार वो पार्लियामेंट बुलाते थे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए रहता था अपने मतलब चलाने के लिए। एक के बाद एक वो कंट्री पे हमला करते थे। कभी स्पेन पे हमला करते थे, जैसे स्पेन पे पहले हमला करे, फिर और किसी देश पे हमला किए, लेकिन पार्लियामेंट है जो उनको पैसा नहीं देती थी। इस तरह से संघर्ष चलता रहा। तो फिर आगे बात करते हैं। तो जब इनका कोरोनेशन सेरेमनी हुआ, तो जो पार्लियामेंटेरियंस ने यहाँ तक कि उनकी वाइफ को वहाँ पे शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि वो कैथोलिक थी। फिर जब पहली बार 1625 में पार्लियामेंट को बुलाया चार्ल्स फर्स्ट ने, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, पार्लियामेंट के थ्रू ही पैसा मिल सकता था, और उसको ये वार लड़ना था, स्पेन के साथ वार लड़ना था, क्योंकि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने कहा था कि हमको स्पेन को मज़ा चखाना है। तो इस बात के लिए पार्लियामेंट एग्री नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि वार से सिर्फ तबाही होती है, लोगों की तबाही होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो वो नहीं माने। तो फिर ये चार्ल्स फर्स्ट थे, वो कहाँ मानने वाले थे, वो इनकी बात को नहीं माने, और वो खुद से नेवल एक्सपीडिशन शुरू कर दिए, खुद से मतलब नेवी के थ्रू अटैक कर दिए स्पेन के ऊपर। और ये जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया उनका जो एक्सपीडिशन था, उनका जो एडवेंचर था, और वो हार गए। उसके बाद उनको बहुत परेशानी में पड़ गए वो। और उसके बाद सेकंड बार फिर उन्होंने पार्लियामेंट को बुलाया पैसे इकट्ठा करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर से इनकार कर दिया पैसे देने के लिए। और फिर उसने कहा कि मुझे टैक्सेस को बढ़ाना है, लोगों से टैक्स लेना है, लेकिन पार्लियामेंट इसके लिए राज़ी नहीं थी। और पार्लियामेंट चाहती थी कि जो उनका जो एक सलाहकार था ड्यूक ऑफ बकिंघम, उसको हटाए, किंग हटाए, और उसको इम्पीचमेंट हो, उसका जो उसको सज़ा दे जाए, क्योंकि उसी की वजह से उसके ही बहकावे में आके किंग ने लोगों को मतलब स्पेन के ऊपर अटैक किया है, इतने लोगों को मरवाया है इस तरह से। लेकिन किंग इसके लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि उनके परफेक्ट दोस्त थे। तो फिर उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, ये जो पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया, उनकी बातों को नहीं माना। इस तरह से बार बार पार्लियामेंट बुलाते गए, बार बार वो इसको डिज़ोल्व करते गए। और उनकी बातों से मानने के बजाय उसने क्या किया, किंग ने जो ड्यूक ऑफ बकिंघम को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया कि लो, मैं और अपने इसको बढ़ा सकता हूँ करके। तो ड्यूक ऑफ बकिंघम से लोग एकदम नफ़रत करते थे, और उन्होंने पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको मार दिया, उसको चाकू से मार दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, चार्ल्स फर्स्ट बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। वो कहते हैं कि बेड में पूरा पड़े पड़े होके वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उनके सलाहकार नहीं थे, उनके एक तरह से सोलमेट थे कहना चाहिए।
अब उसके बाद उन्होंने फिर से पार्लियामेंट बुलाई थी 1629 में, और वहाँ पर उन्हें ब्लेम किया कि तुम लोग मेरे दोस्त की मौत के ज़िम्मेदार हो, तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मरवाया है, ड्यूक ऑफ बकिंघम को। लेकिन पार्लियामेंट ने उस अक्यूज़ किया कि तुम कैथोलिसिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, तुम रहने के लिए तो तुम प्रोटेस्टेंट किंग हो, लेकिन तुम यहाँ पर कैथोलिसिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, देश का पैसा खर्च कर रहे हो, एक के बाद एक युद्ध लड़ रहे हो, पैसे की बर्बादी हो रही है, सोल्जर्स मर रहे हैं युद्ध में। इस तरह से बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगा दोनों के बीच में, और इस वजह से फिर से पार्लियामेंट को उसने डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया। ऐसा बार बार वो करते थे। फिर जब 1629 में उन्होंने डिसॉल्व किया चार्ल्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट को, तब उसके बाद 11 साल तक उन्होंने कोई पार्लियामेंट का मीटिंग नहीं बुलाया और डिसॉल्व रहा पार्लियामेंट। इस 1629 से लेकर 1640 का जो काल था वो 11 साल का था। इसने चार्ल्स फर्स्ट ने विदाउट पार्लियामेंट काम किया। इसे पार्लियामेंट पर्सनल रूल कहा जाता है, 11 साल का टायरनी कहा जाता है, 11 ईयर्स ऑफ टायरनी कहा जाता है पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा। और इस दौरान जब चार्ल्स फर्स्ट को पैसे नहीं मिले तो उसने कोशिश की कि स्पेन के साथ और फ्रांस के साथ जो उसकी दुश्मनी चल रही थी उसको ठीक ठाक कर सके इस तरह से। और उसके बाद फिर बार बार वो प्रयास करता रहा पार्लियामेंट से पैसे लेने के और टैक्सेस लगाने के लिए लोगों के ऊपर, ताकि टैक्स के ज़रिए उसको पैसा मिल सके, लोगों से मतलब युद्ध लड़ने का पैसा मिल सके इस तरह से। और जो 11 ईयर्स का ये जो टाइम था जब पार्लियामेंट के बगैर वो शासन कर रहा था, तो इसका बेस्ट ईयर था चार्ल्स फर्स्ट की लाइफ का, क्योंकि वो किसी के बंधन को नहीं मान रहा था। और इस दौरान उसके दोस्त की हत्या हो गई थी, ड्यूक ऑफ बकिंघम, जिसके साथ वो ज़्यादातर अपना समय बिताते थे। अब इसके बाद अपनी वाइफ के साथ समय बिताने लगे और इंग्लैंड में न्यू रोड बनाए, पोस्टल सर्विस की शुरुआत की, आर्किटेक्चर में बढ़ावा दिया, अपने पैलेस को ब्यूटीफाई किया, इंग्लैंड को मॉडर्नाइजेशन में हेल्प किया, गार्डन बनाए, मूर्तियाँ बनाई, इस तरह से आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि ये जो स्टुअर्ट किंग थे, स्टुअर्ट किंग किसे कहा जाता है, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स, ये सब पूरा जो शासनकाल है इनको स्टुअर्ट वंश कहा जाता है। इन्होंने आर्ट को, लिटरेचर को बढ़ावा दिया। और लेकिन लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि उनको लगा कि उनके पैसे की बर्बादी है, उनकी हार्ड अर्न्ड मनी की बर्बादी है और टैक्स की बर्बादी है, तो उसे एक्स्ट्रा वजन करार दिया, इसको अय्याशी करार दिया। और चार्ल्स फर्स्ट को 1640 में उनको फिर से बैंक्रप्सी के शिकार हो गए, दिवालिया हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि पैसे आने का जो जरिया था वो बेसिकली वो पार्लियामेंट था, और पार्लियामेंट का तो सेशन वो बुला नहीं रहे थे, तो उनको पैसे डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने फिर से 1640 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया। और फिर 1640 में जब बुलाया तो उन्होंने पार्लियामेंट से कहा कि हमको पैसे चाहिए, क्योंकि अब इस बार उसको स्कॉटलैंड से युद्ध लड़ना था, क्योंकि स्कॉटलैंड के ऊपर उसने कुछ धार्मिक मतलब कट्टरता थोपी थी, जिसको स्कॉटलैंड मान नहीं रहा था, तो उसको फिर इस बार स्कॉटलैंड को मजा चखाना था। तो लेकिन पार्लियामेंट इसके लिए राजी नहीं थी। पार्लियामेंट अपने खुद से डिमांड करने लगी कि कुछ कुछ रूल्स बनाए कि आप पार्लियामेंट को बिना पार्लियामेंट की मर्जी से डिसॉल्व नहीं कर सकते, और पार्लियामेंटेरियंस की कंसेंट लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब उनके जो एडवाइज़र हो गए थे, अर्ल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड उनके एडवाइज़र हो गए थे ड्यूक ऑफ बकिंघम के मरने के बाद, तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसको डेथ देनी चाहिए इस तरह से। तो पहले तो वो राज़ी नहीं हुए, लेकिन बाद में राज़ी हो गए, और उनका जो दोस्त था और उनका जो एडवाइज़र था उसको सजाए मौत मिली। और इस दौरान फिर संघर्ष इनका बढ़ने लगा। इस बार इस टाइम 1640 में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद फिर से फिफ्थ पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई गई, और ये जो फिफ्थ पार्लियामेंट थी वो डिसॉल्व नहीं हुई थी। अब इस तरह से संघर्ष शुरू हो गया चार्ल्स फर्स्ट और इसके बीच में। चार्ल्स फर्स्ट जो था उससे बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लेता था, और इसी के ही जो करतूतों ने सिविल वॉर को जन्म दिया था। सिविल वॉर जो कि 1642 से 1651 तक चला था। चार्ल्स फर्स्ट ने कैथोलिक प्रिंसेस से शादी की थी, जबकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन था जो इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट था। और इस तरह से लोग जो प्यूरिटन्स लोग थे, इंग्लिश प्यूरिटन्स लोग थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जिनका बोलबाला था इंग्लैंड में, उससे बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट करने लगे, उससे शक की नज़र से देखने लगे। इसके अलावा जो चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड की जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए,
और उसने इसमें पार्लियामेंट की सहमति नहीं ली। और जो चार्ल्स फर्स्ट के जो पिताजी थे, जेम्स फर्स्ट, वो क्या थे, वो भी डिवाइन राइट्स थ्योरी पे बिलीव करते थे, लेकिन वो सारा काम बहुत ही होशियारी से करते थे, कनिंगनेस से करते थे, मैनिपुलेटिव ढंग से करते थे। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ऐसा नहीं कर पाए और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो उन्होंने इंग्लैंड के ट्रेजरी पे बहुत ज़्यादा भार डाल दिया और लोगों से टैक्स वसूल किए, अपर क्लास से भी, लोअर क्लास से भी। और इस तरह से ये जो पूरा का पूरा टायरनी का दौर उनका था, जिसमें उनको एक के बाद एक देशों से युद्ध लड़ना था, उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, जो कि पार्लियामेंट से ही पैसे आ सकते थे। तो जब पार्लियामेंट पैसा नहीं देती थी, तो उनका जो हैट्रेड है दिन ब दिन बढ़ने लग गया पार्लियामेंट की तरफ। और उन्होंने 1642 में चार्ल्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट रेन के खिलाफ 300 सोल्जर्स लेके मार्च शुरू कर दिया और कहना चाहिए सिविल वार शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया इंग्लैंड में। और जो कॉमन लोग थे इंग्लैंड जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस किंग को हमको नहीं चाहिए, इस टायरेंट किंग, ये जो तानाशाह है उसको हमको नहीं चाहिए। पार्लियामेंट तो पहले से ही खिलाफ थे इंग्लैंड इसके चार्ल्स फर्स्ट के। तो इस दौरान किंग चार्ल्स फर्स्ट जो था इंग्लैंड भाग गया और इंग्लैंड में उसने इंग्लैंड से भाग गया और इंग्लैंड से बाहर जाके उसने आर्मी इकट्ठा की और युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ। और इस सिविल वार में पार्लियामेंटेरियन का नेतृत्व किया ओलिवर क्रॉमवेल ने, जो कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट था। और इसके लीडरशिप में चार्ल्स फर्स्ट को हार हुई, इसकी जो सेना की हार हुई। पहले तो ये जीत रहा था, फिर बाद में फिर पार्लियामेंटेरियन जीत गए और इसे टावर ऑफ लंदन में बुलाया गया। इसके ऊपर ट्रायल चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। और इस दौरान जो चार्ल्स फर्स्ट थे उसको निगोशिएट करने के लिए कोशिश की गई कि जो चार्ल्स फर्स्ट है वो निगोशिएट कर ले। उसको माना गया कि जो पार्लियामेंटेरियन को भी कुछ अधिकार मिल जाए, कुछ किंग के पास अधिकार रहे, इस तरह से तो अच्छे से मतलब देश का शासनकाल अच्छे से चल सकता है शासन। लेकिन जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो डिवाइन राइट्स थ्योरी आप किंग को मानते थे, वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। वो सोचते थे कि राजा ही है, मेन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मौत को स्वीकार किया, ना कि कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ को। और फिर अंत में उनको मौत की सज़ा हुई और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया पूरे पब्लिक के सामने और मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया, राजशाही को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद कॉमनवेल्थ का शासन हो गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रिपब्लिक स्टार्ट हो गया और ये रिपब्लिक का जो शासन है चला जब 1649 से 1660 तक चला। और फिर 1660 में चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड आया इंग्लैंड में और इंग्लैंड की राजगद्दी में फिर से बैठा, फिर से मोनार्की की शुरुआत हुई। तो ये था कैरोलाइन एज। अब ये था पॉलिटिकल सिचुएशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर इस दौरान मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, मेटाफिजिकल पोइट्री। और ये जो पोइट्री, ये पोएट्स थे, ये जैकोबियन एज में भी लिख रहे थे, कैरोलाइन एज में भी लिख रहे थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्स में मेन जो थे जॉन डॉन लीडर थे इसके, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रशो, ये सब मेन मेटाफिजिकल पोएट्स थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इसके अलावा इससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री थी कैवलियर्स पोएट्स। ये जो कैवलियर्स पोएट्स थे वो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, सिविल वॉर के दौरान भी उनको सपोर्ट किया था। तो इन कैवलियर पोएट्स में थे थॉमस कैरी, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो इनका जो इतिहास है बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहते हैं कि जब भी संघर्ष होता था पार्लियामेंट के बीच में और किंग चार्ल्स के बीच में, तो रिचर्ड लवलेस को जेल के अंदर डाल दिया जाता था और जेल के अंदर से पोएट्री लिखते थे। फिर ड्रामाटिस्ट, ड्रामा का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था इस एज में, कैरोलाइन एज में। और ये जो पोएट्स थे जैकोबियन एज में भी लिख रहे थे, इस एज में भी लिख रहे थे, लेकिन ड्रामा डिक्लाइन हो रहा था क्योंकि जो प्यूरिटन्स लोग का जो शासनकाल था और जो पार्लियामेंट का बोलबाला था इस दौर में, तो पार्लियामेंट जो थी कहती थी कि ये जो नाटककार हैं, ये जो ड्रामाटिस्ट हैं, वो अनैतिकता फैला रहे हैं। तो इस वजह से थिएटर को क्लोज कर दिया गया था 1642 में। फिर भी कुछ ड्रामाटिस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस एज के, वो हैं बेन जॉनसन,
जॉर्ज चैपमैन, ब्यूमंट एंड फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर, ये सारे जो राइटर्स थे वो जैकोबिन एज के भी थे और कैरोलाइन एज के भी थे। सो ये था कैरोलाइन एज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।